हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए और आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल और जवाबात को और सीखते हैं कुछ यूनानी के बारे में। लेते हैं सबसे पहला सवाल इम्तियाज़ अली साहब का। इम्तियाज़ साहब ने सवाल किया है कि क्या हब्बे असगंद और हब्बे सूरजजान दोनों की दवाओं को एक ही जगह पीस कर और गोलियां बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इनको अलग अलग भी एक ही पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा अजीब सवाल है, लेकिन चूंकि हमारा मकसद है कि यूनानी बुनियादी उसूलों के बारे में या यूनानी दवाओं के बारे में कुछ अगर कोई गलतफहमी है, कोई नासमझी लाइल्मी है, तो उसको दूर किया जाए। तो देखिए इम्तियाज़ साहब, आप गौर करें, थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुने। ये हब्बे असगंध, यानी ये गोली का जो जुज़े आज़म है वो असगंध है, अश्वगंधा है। और जहाँ पर असगंध का नाम आता है वहाँ पर ज़्यादातर इसको मुक़व्वी या टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दूसरे भी इस्तेमालात हैं इसके, लेकिन आम तौर से इसको ताकत देने वाली दवा के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर दर्द में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या दर्द में किस तरह की ताकत दी जा रही है। तो इसको समझिए, इस फिलॉसफी को और इस लॉजिकली समझिए। हब्बे असगंध ऐसे दर्दों में इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर कि बलगम की वजह से रिहा पैदा होकर के दर्द पैदा करे, या जहाँ पर के कैल्शियम की कमी हो जाए, या दूसरे और कुछ इंग्रेडिएंट्स की कमी हो जाए जिसकी वजह से दर्द हो। और जाहिर सी बात है, रिहा भी वहीं जाकर रुकती है जहाँ पर कि पहले से कमज़ोरी मौजूद हो। तो इसलिए आप यूँ कह सकते हैं कि हब्बे असगंध एक मुक़व्वी, एक ताकत देने वाली दवा है, जबकि दूसरी तरफ हब्बे सूरजजान एक ऐसी दवा है जो मादे का इखराज करती है, यानी कि जो मादा बढ़ जाने की वजह से जो दर्द हो गया है उस मादे को निकालती है और दर्द में आराम देती है। तो आप अब यूँ समझ सकते हैं कि मर्ज़ तीन तरह के होते हैं। एक, कोई चीज़ बदन में बढ़ जाए तो मर्ज़ हो जाता है। एक, जो कोई चीज़ बदन में कम हो जाए तो मर्ज़ हो जाता है। और एक तफर्रुक़ इत्तिसाल, यानी टूट फूट, इंजरी वगैरह कोई। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हब्बे असगंध हम वहाँ दे रहे हैं जहाँ पर के किसी चीज़ की कमी हो गई है, चाहे वो कैल्शियम की कमी हुई है, या प्रोटीन की कमी हुई है, या कोई और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है। यानी कि यहाँ पे हम आपूर्ति कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूरजजान हम वहाँ दे रहे हैं जहाँ पर कि किसी चीज़ की ज़्यादती हो गई है, जो मादा भर गया है उसको हम निकाल रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं एक तरह से, इसलिए दोनों को अलग अलग तशख़ीस के साथ अलग अलग मर्ज़ों में दिया जाता है। कभी कभी वेरी वेरी रेयरली हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक टाइम एक वक्त और दूसरी टाइम दूसरी चीज़ इस तरह से दी जाती है। हालांकि ये वेरी रेयरली और बहुत सोच समझ के होता है, वरना आप समझ सकते हैं कि जहाँ ताकत देनी है वहाँ ताकत के हिसाब की दवाएं दी जाएंगी, और जहाँ मादे को निकालना है, खराज करना है, वहाँ उस हिसाब की दवाएँ दी जाएंगी। मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा। मोहम्मद अरशद साहब का सवाल है कि हब्बे शबियार क्या है। एक ये बहुत देरीना सवाल है। हब्बे शबियार का नुस्खा तकरीबन तमाम क़राबादीनों में मौजूद है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हब्बे शबियार एक दस्तावर गोली है जो दस्त लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शब यानी रात, यार यानी दोस्त, हब्बे शबियार यानी रात की दोस्त। और इसको मजाजन जो एलवा है उसका दूसरा नाम है जो इस तरह से लिया जाता है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसी दवा जिसमें एलवे की मकदार ज़्यादा है और दस्त लाने की है, जो आपको रात भर जगाती है, रात भर हब से यारी निभाती है, ऐसी दवा वो हब्बे शबियार कहलाती है। तो और ये दवा का ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ दस्त लाने के लिए नहीं होती, दस्त लाती है, दस्तावर है, लेकिन ये बहुत सारे अमराज में जो पुराना मादा रुका हुआ होता है ना, उसको धीरे 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 निकालती है। इसलिए हब्बे शबियार को बहुत दिनों तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि आम तौर से दस्तावर या लेग्जेटिव्स को एक ही दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या SOS कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। एक साहब का सवाल है कि इत्रिफल किशनीज़ी का मिजाज क्या है।
देखिए जनाब, इत्रिफल किशनीसी का मिजाज सर्द व खुश्क है। यही वजह है कि इत्रिफल किशनीसी ऐसे गर्म अमराज में इस्तेमाल की जाती है जिनमें कि बलगम गर्म हो गया हो या सफरा की शमूलियत हो गई हो, चाहे वो सर का दर्द हो गर्मी की वजह से, या कब्ज़ हो गर्मी की वजह से, या मैदे में हरारत हो गर्मी की वजह से। ऐसे हालात में इत्रिफल किशनीसी को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि जो मुँह में छाले हो जाते हैं गर्मी की वजह से, उनमें भी इत्रिफल किशनीसी का अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा इत्रिफल किशनीसी का एक और बहुत ही ख़ास इंडिकेशन है। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद मेरे यहाँ पर दिल के मुकाम पर एक भारीपन हो जाता है। कोई ये कहता है कि यहाँ पे जलन हो जाती है, कोई कहता है यहाँ पे दर्द होने लगता है। यहाँ बस चूँकि ये दिल की जगह है, इसलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाता है, खौफज़दा हो जाता है कि कहीं कुछ दिल का मामला नहीं हो। जबकि बेसिकली होता क्या है कि मैदे में जो हरारत होती है उसकी वजह से जो गैस है वो ऊपर की तरफ, इसकी तरफ उठती है और एक्सटेंशन होता है मैदे को उसका, तो वो उसको हार्ट को परेशान करती है। तो इसमें हार्ट का कसूर नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हार्ट को परेशानी होती है। तो इंडिकेशन हार्ट का सा लगता है, लेकिन ये मैदे की वजह से होता है। तो ऐसे हालात में हम इत्रिफल किशनीसी रात को सोते वक्त 10 ग्राम, जवारिश अनारैन 7 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, और जवारिश शाही 10 ग्राम दोपहर में। अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो अगर पेशेंट डायबिटिक है तो इनके सफूफ देने होते हैं। तो इस तरह के केसेस में ये एक बहुत ही अच्छी दवा साबित होती है। इसके अलावा 1 महीने तकरीबन ये देने के बाद, चूँकि ये एक इंटेस्टिन्स, वैसे तो हर सारे उज़ू की, लेकिन इंटेस्टिन्स या कहें कि स्टोमक से लेकर के इंटेस्टिन तक का हिस्सा इस तरह का इस हिस्सा है जो डिस्टेंडेबल है, फिलेटेबल है, इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है, बढ़ जाता है। यही वजह है कि पेट बहुत मोटा हो जाता है, वो उनको फूलने की सलाही होती है। आप खाना बहुत सारा खाएं तो खाते चले जाते, भर जाता है। आप समझ सकते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो ऑर्गन है इनमें फैलने की ताकत है। तो इनका एक बार फैलने की टेंडेंसी अगर हो जाती है, और ये टेंडेंसी ड्यूडेनम में ज़्यादा पाई जाती है, ड्यूडेनम में बहुत ज़्यादा फैलने की वजह से अक्सर राइट साइड में बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो वो एक आपको एक तजर्बे की और एक मुशाहिदे की ज़रूरत होती है, जिससे आपकी समझ में आ जाता है बहुत आसानी से। इसी तरह से अगर ये वाला हिस्सा, लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा उठने लग जाए, फैलने लग जाए, बढ़ने लग जाए हरारत की वजह से, तो फिर इसकी भी टेंडेंसी हो जाती है। और ये फिर आप हार्ट की दवा देते रहिए, उसको कंफर्ट देते रहिए, लेकिन मैदे का जब तक इलाज नहीं करेंगे तो इसको कभी भी आराम नहीं आएगा, और ये फिर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ और चीज़ में तब्दील हो जाता है। बहरहाल हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि 1-1.5 महीने तक ये जो इत्रिफल किशनीसी और जवारिश अनारैन वाला नुस्खा ये चलाने के बाद, चूँकि अब हमें ये तो हुआ इसकी जो हरारत थी, जो टेंडेंसी थी, उसको ख़त्म करना, लेकिन अब हमें चूँकि मैदे को तक़वियत देनी है, टोन अप करना है, और उसको अपने साइज़ पे, एतदाल पे लाना है। फैल गया है उसको सुकेड़ना है, तो उसके लिए आप हब्बुलास मान लीजिए 50 ग्राम, सुमाक 50 ग्राम और 10 ग्राम बस्तगी, इन तीनों को पीस करके और कैप्सूल भर लें, और एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद दें 2-3 महीने तक। इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। और ये जो नुस्खा है ये बयाज़ वाहिद से है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों एक बयाज़ वाहिद नाम से एक बयाज़ देखने का इत्तेफाक हुआ, तो तब से फिर मैंने सोचा ये तो पहले से ही बयाज़ वाहिद मौजूद है, तो फिर मैंने अपनी बयाज़ का नाम क़राबादीन वाहिद कर दिया। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये नुस्खा क़राबादीन वाहिद से है। एक सवाल है जो शायद पहले भी किया जा चुका है, और बहरहाल समझना चाहते हैं इसलिए क्लियर करना है। हम कभी भी किसी भी फूल को या दवा को जब पीसेंगे तो उसको सुखाने के बाद ही पीसेंगे, अगर उसकी माजून या जवारिश बनानी तो। आप गीला अगर पीस लेंगे तो माजून या जवारिश सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसलिए गुल सुर्ख को दबीदुल वर्द में जब पीसते हैं तो सुखाने के बाद जब वो बहुत अच्छी तरह से पूरा सूख जाता है तब पीस करके और शामिल करते हैं, और उन दवाओं को के साथ ही गुल सुर्ख को भी पीस लेते हैं। राहत हुसैन साहब का सवाल है कि लबूब बारिद कितनी तरह का होता है। जनाब, लबूब बारिद तो एक ही तरह का होता है, लेकिन इसको फिर कोई भी कंपनी या पर्सनली कोई अपने हिसाब से थोड़ी बहुत रद्द बदल के साथ कुछ और नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कहीं होता हो, लेकिन बेसिकली लबूब बारिद एक ही तरह का होता है।
साहब आलम साहब का सवाल है कि एक पेशेंट को स्टोन है, कैलकुलस है किडनी में, गुर्दे में पथरी है, तो उसको खुजली भी है, तो ऐसे में खुजली की दवा मुसफ़्फ़ी खून कोई दे सकते हैं क्या? जी हाँ, दी जा सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि ये खुजली जो है किस वजह से है। ये कोई अर्टिकेरिया है, शिरा आपत्ति है, या एक्जिमा है, या आजकल जो टीनिया चल रहा है दाद वैसा है। अ, तो इस हिसाब से देख करके दवा दें तो आराम आएगा। दूसरी बात यह है कि हमने अक्सर तजर्बा किया है कि जिन लोगों को गुर्दों में पथरी होती है या गुर्दे की इसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन करने वाली कोई प्रॉब्लम होती है और फिर इस तरह की खारिश होती है, तो ये अक्सर चंबल में या सोरियासिस जिसको कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में बहुत जल्दी करनी चाहिए ताकि गुर्दे का तनकिया हो जाए, वरना इस केस में सोरियासिस होने के चांसेस हैं। एक सवाल है कि उन्नाब के पत्ते पीने से एक्जिमा ख़त्म हो जाता है क्या? देखिए जनाब, मुझे अफसोस है कि इस बारे में मुझे इल्म नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं और मेरा तजर्बा भी नहीं है इस बारे में। आप तजर्बा करें और मुझे भी बताएं। हकीम महताब साहब का सवाल है कि माजून फ़लासफ़ा में सालब पंजा डाला जाए या सालब मिस्री? देखिए हकीम साहब, माजून फ़लासफ़ा में सालब मिस्री ही डालनी चाहिए। अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई वजह है तो सालब पंजा डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप सालब पंजा का इस्तेमाल करें और बहुत अच्छी क्वालिटी का फरवा। एक सवाल है कि शोल्डर पेन का इलाज बताएं। देखिए, शोल्डर पेन का इलाज बताएं, सिर्फ शोल्डर पेन के देने से इलाज मुमकिन नहीं है। इलाज समझना होता है कि ये हो सकता है कि मस्कुलर पेन हो, सिर्फ अजलाती दर्द हो, और हो सकता है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, कोलिलिथियासिस हो, संगे मिरारा पित्ते की पथरी हो, या हो सकता है कोई नर्व कंप्रेस्ड हो गई हो। तो वजह को, सबब को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही इलाज होता है। तो इस तरह से ही इलाज होता है। एक सवाल है कि बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं, इसके लिए क्या खाएं? देखिए, ये एक आज के दौर में आम बात है। बालों का सफ़ेदों को काला करना बिल्कुल मुमकिन है, कम से कम 30 साल से पहले पहले, और उसके बाद बालों 40 तक बालों को रोकना मुमकिन होता है। लेकिन इसके साथ जो परहेज़ होते हैं, जो खुराक होती है, आमतौर से वो लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है, बाल सफ़ेद ही उनके होते हैं जिन लोगों की मिजाज में बुरूदत होती है, ठंड होती है, और फिर वो ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बासी चीज़ें हों या ठंडी चीज़ें हों, या ठंड में ज़्यादा रहते हों, ठंडा खाते पीते ज़्यादा हों, कहीं से भी किसी भी तरह से उनके जिस्म में ठंड आती है तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल फिर से काले हो जाएं और उम्र का 30 से कम है, तो आप जवरिश चालीनूस 7 ग्राम तो सुबह या दोपहर खाने के बाद, और 2 हलेला का मुरब्बा रात को सोते वक्त खाएं, और सर में हफ्ते में 2 बार रोगन बेजा मुर्ग लगाएं। ठंडी चीज़ें और बासी चीज़ें से बिल्कुल बचें। और फल ठीक है, खा सकते हैं, वो फल भी ठंडे होते हैं लेकिन आप खा सकते हैं और दोपहर के वक्त खा सकते हैं। हाँ, केला नहीं खाएं, और खीरा ककड़ी जैसी चीज़ें भी जितना हो सके बचें, कभी कभार चल सकती है। चावल का इस्तेमाल जितना कम से कम हो करें। दही छाछ का इस्तेमाल ना करें, ठंडी जगहों पे ना रहें। तो ये एहतियाती तदाबीर अगर आप करते हैं, कब्ज़ नहीं होने दें, तो ये इंशाल्लाह बाल फिर से काले हो जाएंगे। और बाकी आपके मिजाज में बहुत ही ज़्यादा बुरूदत है और आप ये सब नहीं कर पाते, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो बालों का जो सफ़ेद होना है वो बहुत धीमा तो हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। अदनान साहब का एक सवाल है कि मस्तगी कैसे खाते हैं। एक हकीम साहब ने बताया है कि मस्तगी को इसबगोल की खीर के साथ खाते हैं। देखिए अदनान साहब, उन हकीम साहब ने ऐसा क्यों बताया ये मैं नहीं कह सकता, वो इस बारे में वही ज़्यादा बता पाएंगे, या ठीक है उनका अपना तजर्बा होगा। जैसा उन्होंने कहा है आप वैसा भी कर सकते हैं, वो करके देखिए। उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। लेकिन मैं आमतौर से जो मस्तगी को खिलाना पसंद करता हूँ, या तो तनहा मस्तगी पानी के साथ खा ली जाए, या फिर 3 ग्राम मस्तगी 10-12 ग्राम गुलकंद के साथ खिलाई जाती है। तो ये मस्तगी का खाना बहुत सारे मर्जों में बड़ा फ़ायदा करता है, बलगमी अमराज में। तो
डियर यूनानी फिजिशियंस, ये थे कुछ सवाल जिनको हमने सोचा कि जवाब दिया जाए और जिनको कि क्लियर किया जाए। और अभी एक दो टॉपिक हमारे शायद एक ही टॉपिक बाकी है जो मुसीले सौदा का है, वो इंशाल्लाह जल्द ही करेंगे। अल्लाह हाफिज़।